वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नूरुल हुदा कुरैशी आपका इस्तकबाल करता हूँ। राइटिंग स्किल सीरीज़ में ये हमारा एक और वीडियो आ रहा है। इससे पहले 4 वीडियोज़ आ चुके हैं जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पर थे। इसके अलावा डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग के बारे में थे। इस तरह से हमने 5 जमा 5 10 मार्क की तैयारी अब तक कर चुके हैं। आज मैं आपको अगले 5 मार्क्स के बारे में जानकारी दूंगा जो कि वर्बल और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के बारे में है। इस वीडियो में हम वर्बल और नॉन वर्बल की तमाम किस्मों का जायज़ा लेंगे, इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिसालें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। वर्बल से नॉन वर्बल और उसी तरह से नॉन वर्बल से वर्बल, ये क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है। जब कोई स्टूडेंट डायग्राम को देखकर वर्बल इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ तैयार करता है तो मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से होती है जो कि आपके लेफ्ट हैंड पर है। सबसे पहले उसे टाइटल लिखना होता है। टाइटल पर 1 मार्क मिलते हैं। याद रखिए, टाइटल यानी उन्वान मुख्तसर हो, 1, 2 या बहुत से बहुत 3 लफ्ज़ों में मुश्तमिल हो। फिर 2 मार्क्स आपको मिलते हैं यूज़ ऑफ गिवन पॉइंट्स, यानी जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उनका सही इस्तेमाल आप अपने पैराग्राफ में लिखते हैं तो 2 मार्क। ग्रामर का इस्तेमाल करने पर 1 मार्क मिलता है और उसी तरह से शुरुआत और इख्तिताम मुनासिब तरीके से होती है तो इस पर 1 मार्क मिलते हैं। यानी कह सकते हैं कि मेन बॉडी पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। उसी तरह से आपको 1 या 2 पैराग्राफ दिए गए, उससे आपने नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन तैयार की, यानी कि पाई चार्ट तैयार किया या कोई ट्री डायग्राम तैयार किया या फ्लोर चार्ट तैयार किया। तो इसकी मार्किंग स्कीम किस तरह से होगी, ये आपके राइट हैंड पर है। यहाँ पर भी आपको टाइटल देना होता है जहाँ पर आपको 1 मार्क मिलेंगे। जब आप तमाम पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 मार्क मिलते हैं। एक सिस्टमैटिक सही ग्राफ बनाने पर, खाका बनाने पर 1 मार्क मिलता है और ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन कैसा है इसके ऊपर आपको 1 मार्क मिलता है। इस तरह से कुल मिलाकर 5 मार्क्स यहाँ भी मिलते हैं। अब ये तो हुई मार्किंग स्कीम की बात। देखते हैं कि इनकी मिसालें किस तरह से आती है। वीडियो में आप आगे देखते जाइए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कम से कम 12 से 15 मिसालें अलग अलग किस्म की यहाँ पर दूँ। कम्युनिकेशन यानी बातचीत का अहम मकसद होता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, यानी मालूमात को दूसरों तक पहुँचाना। और इन्फॉर्मेशन के इस ट्रांसफ़र को, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इसके मुख्तलिफ़ तरीके और अंदाज हो सकते हैं। एक तो तरीका जो बड़ा मशहूर है वो है बातचीत के ज़रिए यानी स्पीकिंग के ज़रिए। इसके अलावा जब हम कोई चीज़ लिख कर दिखाते हैं, इसके ज़रिए भी मालूमात दूसरे तक पहुंचती है, यानी लिखी हुई इबारत, पैराग्राफ। इसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे या वर्बल इंफॉर्मेशन कहेंगे। इसका ज़िद या इसका अपोजिट होता है नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे आपके लेफ़्ट हैंड की जानिब से इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ़ अंदाज में दी जाती है, जैसे कि तरसीम यानी ग्राफ का तरीका। और ग्राफ में भी आप जानते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज के ग्राफ्स होते हैं, जैसे सुतूनी तरसीम हो सकती है, इसके अलावा 3D तरसीम हो सकती है या मुनहनी वाली तरसीम भी हो सकती है। मुख्तसर और दूसरे जामे अंदाज में मालूमात पहुँचाने का एक और तरीका है पाई चार्ट का तरीका। अमेरिका में एक खाने की चीज़ होती है जिसे पाई कहा जाता है। वो गोल शक्ल की होती है, जैसे पिज़्ज़ा की तरह। आप देखेंगे जो बीच में शक्ल दिखाई दे रही है उसमें 3 हिस्से बताए जा रहे हैं। तरसीमी मालूमात को बाज़ दफ़ा पाई चार्ट की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। तीसरा तरीका ट्री डायग्राम का होता है। आमतौर पे बच्चे इसे जानते भी हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी मशहूर शख्स, फिर उसकी औलादें और फिर उनकी आने वाली औलादें, इस तरह से जो नक्शा बनता है इसे ट्री डायग्राम कहते हैं। अब नीचे के हिस्से में फ़्लो चार्ट दिखाई दे रहा है। फ़्लो चार्ट किसी काम के होने को तरतीबवार बताता है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कब पैदा हुआ, फिर उसने तालीम किस सन में हासिल की, उसने कहाँ सफ़र किया, उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात क्या हुए और आखिर में उनका इंतकाल कहाँ हुआ। ये फ़्लो चार्ट की एक एग्ज़ाम्पल हो सकती है। इसके अलावा इसी हिस्से में हम लोग डूज़ एंड डोंट्स की भी बात करने वाले हैं, यानी आम ज़बान में जो काम हमें करने हैं उनकी लिस्ट और जो काम हमें करने से मना किया गया है उसकी लिस्ट हमें तैयार करनी होती है।
अब आइए मैं आपको एक एक मिसाल स्क्रीन पर दिखाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। लुक एट द फॉलोइंग पैराग्राफ। इट शोज द रिजल्ट ऑफ एसएससी एग्जाम ऑफ एचडी हाई स्कूल। राइट अ पैराग्राफ गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एसएससी रिजल्ट। इस तरसीम में एक स्कूल के अलग अलग सालों की मालूमात दी जा रही है कि वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ और उनके पास होने का फ़ीसद क्या रहा। इस मिसाल को हमें बगौर देखना है और इसके बाद इस पर मबनी एक पैराग्राफ तैयार करना है। यहाँ पे गौर करना ये भी है कि सवाल में हमें अ पैराग्राफ कहा गया, यानी एक पैराग्राफ। बाज़ दफ़ा टू पैराग्राफ्स भी कहा जाता है। उस तरह के सवाल भी हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स ज्योमेट्री में ग्राफ के बारे में जानते हैं, जहाँ पर आपको नीचे की जानिब सन दिए हुए हैं 1997, 98, 99, 2000 और 2001, जबकि इसके अपोजिट दूसरी जानिब आपको परसेंटेज दिए जा रहे हैं जो कि 10 से लेकर 90 के दरमियान हैं। तीसरी गौर करने की बात यह है कि वाइट बार या वाइट सुतून ये बॉयज़ को जाहिर करते हैं और ब्लैक बार्स गर्ल्स को जाहिर कर रही है। तरसीम देखने पर हमें यह भी पता चलता है कि 1997 में लड़कों के पास होने का फ़ीसद 30% के लगभग था, जबकि लड़कियों का 20%। 1998 में लड़कों की तादाद बढ़कर 40 से ज़ायद हो गई और लड़कियों की तादाद 35 के लगभग रही। इसी तरह हमें बाकी सुतून को भी देखना है। यहाँ तक कि 2001 में हम देखते हैं लड़कों का फ़ीसद तकरीबन 60% दिखाई दे रहा है और लड़कियों का फ़ीसद बढ़कर 70% हो गया है। अब इस इंफॉर्मेशन को हमें अंग्रेज़ी लैंग्वेज में लिखना है। आइए हम इसके आंसर पर चलते हैं। दी गई तरसीम का आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है। सबसे हमें पहले टाइटल लिखना है, उन्वान। आमतौर पर उन्वान पर 1 मार्क मिल जाता है और उन्वान बड़ा आसान है, एसएससी रिजल्ट ऑफ एचडी हाई स्कूल। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने उस तरसीम से पढ़ी है, हम उसको सेंटेंसेस की शक्ल में यहाँ एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं। वी आर गिवन द एसएससी रिजल्ट ऑफ एचडी हाई स्कूल फॉर 5 कंटिन्यूस ईयर्स। 5 साल का रिजल्ट बताया जा रहा है। इन 1997 30% बॉयज़ पास द एसएससी एग्ज़ाम एंड 20% गर्ल्स पास द एग्ज़ाम। इन 1998 द रिजल्ट वॉज इम्प्रूव्ड। 1998 में रिजल्ट और इम्प्रूव हो गया। In this year, 40% boys and 35% girls passed the SSC exam. However, in 1999, the result came down. लेकिन 1999 में रिजल्ट थोड़ा नीचे गिर गया है। In this year, 25% boys and 20% girls passed the exam. In the year 2000, the result was better than the previous year. सन 2000 में रिजल्ट कुछ हद तक बेहतर हुआ पिछले साल के मुकाबले में। Here 30% boys and 40% girls passed the exam. In 2001, 60% boys and 65% girls passed the exam. We see that the girls bettered in their performance and their percentage of passing was more than the boys in 2000 and 2001. इन्फॉर्मेशन बताती है कि सन 2000 और 2001 में लड़कियों का पास होने का शरह बढ़ गई। आप यहाँ गौर करेंगे, हमने इन्हें यहाँ पर न सिर्फ सेंटेंसेस को लिखा, इन्फॉर्मेशन को यहाँ बताया, बल्कि एनालाइज यानी तज्जिया भी किया। 2 सालों के दरमियान या पहले और आखिरी सालों के दरमियान हमें यहाँ पर तज्जिया करना चाहिए कि किस तरह से रिज़ल्ट में वेरिएशन आया है। ऊपर जो तरसीम दी गई है उसकी मालूमात को पढ़ने और समझने के बाद हमने नीचे का वर्बल पैराग्राफ तैयार किया। लेकिन ज़रा सोचिए, इसको एक इस तरह से उल्टा भी तो किया जा सकता है कि वर्बल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए और फिर आपसे कहा जाए कि एक तरसीम बनाकर दिखाइए। तब आपको ये पूरी मालूमात पढ़ने और समझने के बाद तरसीम बनाकर दिखाना पड़ सकती है। ऐसे मौके पर बाज़ दफ़ा बोर्ड की जानिब से कुछ नुकात जैसे कि तरसीम में साल और परसेंटेज का खाका कच्चा बनाकर दिया जा सकता है और तरसीम आपको फिलअप करना हो सकती है। ये मालूमात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन
एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन्हें वाइसे वर्सा यानी एक दूसरे के उलट पूछा जा सकता है, यानी वर्बल देखकर नॉन वर्बल मालूमात पूछी जा सकती है या नॉन वर्बल के ज़रिए वर्बल बनाने के लिए कहा जा सकता है। वर्बल से नॉन वर्बल की एक एग्जांपल देखते हैं जो ट्री डायग्राम के लिए दी गई है। स्क्रीन पे दिखाया जाने वाला सवाल मार्च 2014 में पूछा जा चुका है। सवाल कुछ इस तरह से है, प्रिपेयर अ ट्री डायग्राम बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट विटामिन्स। देयर आर इन ऑल 4 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन ए, बी, सी एंड डी। विटामिन की कुल मिलाकर 4 किस्में हैं, ए, बी, सी, डी। यानी हमें यहाँ पर पहला तो ये है कि इन टाइटल उन्वान मिल गया जिसका नाम होगा विटामिन्स, और साथ ही में इसकी ब्रांचेस भी हमें मिल गई कि विटामिन ए, बी, सी, डी करके हमें 4 ब्रांचेस बनानी है। यू विल गेट विटामिन ए फ्रॉम मिल्क, बटर एंड एग्स। अब देखिए बताया जाएगा कि विटामिन ए का सोर्स कहाँ से है, यानी वो कहाँ से मिलता है। उसी तरह से विटामिन बी कहाँ से मिलता है, सी और डी कहाँ से मिलते हैं। विटामिन बी इज़ derived from meat and eggs. Fruits and vegetables will provide you with vitamin C. Vitamin D can be obtained from fish oil and of course sunlight. इन 2 जुमलों में आपने गौर किया, विटामिन बी, सी और डी के बारे में भी बता दिया गया कि वो कहाँ से मिलते हैं। A lack of any of the above 4 vitamins may cause certain diseases and ailments. अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन विटामिन्स की कमी हो जाने से कौन कौन सी बीमारियाँ लाहक हो सकती है। यानी ये अगले हमारे सब पॉइंट्स है जहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि विटामिन के लैकिंग की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। आइए इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। लैक ऑफ विटामिन ए में रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से अंधापन हो सकता है। इनसफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी गिव्स राइज टू डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। विटामिन बी की कमी से हमारे अज़बी निज़ाम में बेतरतीबी पैदा होती है। A deficient supply of vitamin C can cause skin diseases. विटामिन सी की कमी से स्किन की यानी जल्द की बीमारियां हो सकती है। बोन डिजीज आर लाइकली टू occur इन द absence ऑफ विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से हड्डियों की बीमारी हो सकती है। अब आइए इसका ट्री डायग्राम किस तरह से बनते हैं अगली स्लाइड में देखते हैं। आंसर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमें टाइटल देना है, जैसे मैंने दिया टाइप्स ऑफ विटामिन्स। फिर इसकी किस्में बताना है, 4 किस्में हैं, विटामिन ए, बी, सी और डी। फिर ये कहाँ से हासिल होते हैं वो लिखना है अगली स्टेप के अंदर। और आखिरी में हमें ये भी बताना है कि इन विटामिन्स की कमी होने पर कौन सी डिजीज़ेज़ यानी बीमारियाँ होती है। तो डायग्राम आपके सामने मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और अपनी नोटबुक में इसे लिख लीजिए। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का एक और अंदाज पाई डायग्राम के ज़रिए होता है। आप शक्ल में देख रहे हैं, यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स की होने वाली वजूहात बताई जा रही है इस पाई डायग्राम में। ये सवाल सन 2010 में सितंबर में पूछा जा चुका है। पहली वजह बताई जा रही है, मैं इसको क्लॉकवाइज पढ़ूंगा। स्पीडिंग बियॉन्ड लिमिट्स, हद से ज़्यादा रफ्तार बढ़ा देने की वजह से 25% हादसात होते हैं। इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स 15%, लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते, इसकी वजह से 15% एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। 15% टॉकिंग ऑन मोबाइल, लोग गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से 15%। 15% रॉन्ग पार्किंग की वजह से होते हैं। और बाकी 30% अंडर एज ड्राइविंग, यानी कि कम उम्र बच्चे जो अभी बालिग नहीं हुए हैं वो ड्राइविंग करते हैं, इसकी वजह से 30% हादसात होते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाली गई, इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स। विद द इंक्रीज इन मोटर व्हीकल्स, ट्रैफिक कैन ऑन द रोड्स हैज़ इंक्रीज्ड। दिस हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एवरीवेयर। सवारियों के तादाद बढ़ने के साथ साथ हादसात की शरह भी बढ़ गई है। वाई आर देयर सो मेनी डिजास्टर्स रोड एक्सीडेंट्स, इतने ख़तरनाक रोड एक्सीडेंट्स हादसात क्यों होते हैं। पैराग्राफ चेंज। एज़ पर द पाई चार्ट सर्वे, ये पाई चार्ट सर्वे बताता है, एनालिसिस इसका तज्जिया है,
Nearly 30% of the accidents are caused by drivers who are not yet 18 years. बहुत सारे ड्राइवर्स 18 साल से कम उम्र के होते हैं. They are without a license. उनके पास लाइसेंस नहीं होता. In their frenzy, वो अपने जोश जुनून में, they drive in an irresponsible manner causing accidents. वो गैर जिम्मेदारी के साथ चलाते हैं और इसकी वजह से हादसा होता है. अगला पैराग्राफ. The second major cause of accidents lies in speeding beyond limits. दूसरी अहम वजह है गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रफ्तार का होना. This recklessness of drivers cause 25% of the accident. ये लापरवाही 25% हादसात की वजह बनती है. Very often drivers ignore traffic rules. While this results in 15% of the road accidents, another 15% are caused by drivers who are talking on their mobile phone while driving. और आगे चलते हैं. Wrong parking leads to another 15% of the accidents. अभी जैसे मैंने आपके सामने ये जुमला पढ़ा, रॉन्ग पार्किंग लीड्स टू 15% ऑफ द एक्सीडेंट्स. 15% हादसात रॉन्ग पार्किंग की वजह से होते हैं. इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि रॉन्ग पार्किंग कॉस्ट 15% ऑफ द एक्सीडेंट्स. यानी यहाँ पर अल्फाज का इंतखाब स्टूडेंट्स अपने मुताबिक कर सकते हैं. आखिर में बताया गया, रोड एक्सीडेंट्स कैन बी लेसन्ड इफ़ एवरी ड्राइवर अंडरस्टैंड हिज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हर इंसान जो गाड़ी चलाता है वो अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी को समझे तो हादिसात को कम किया जा सकता है. वाइल ही इज़ एट द व्हील, जब वो अपने गाड़ियों पर सवार है. आइए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं. इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का एक और तरीका है ट्री डायग्राम. इसका सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाता है, ट्रांसफ़र द फॉलोइंग इन अ ट्री डायग्राम. यानी वर्बल आपको मालूमात दी जा रही है, इसको नॉन वर्बल में यानी ट्री डायग्राम में कन्वर्ट करना है. चलिए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं. द इंडियन जुडिशरी इज़ मेड अप ऑफ कोर्ट्स एट 3 लेवल्स. हिंदुस्तान का अदली निज़ाम 3 लेवल्स पर मबनी है. यहाँ पे गौर कीजिए, 3 लेवल कहा गया, 3 शाखें नहीं कहा गया. दूसरी अहम बात यहाँ पे ये भी है कि हमारे इस पैराग्राफ का टॉपिक यानी उन्वान क्या होना चाहिए, ये पहली ही लाइन में पता चल जाता है. इंडियन जुडिशरी यानी भारत का अदली निज़ाम या निज़ाम अदलिया. दूसरी बात, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सबसे ऊंची, आला, सबसे बुलंद मकाम रखने वाली कोर्ट है. एंड इट इज़ फॉर द होल यूनियन ऑफ इंडिया. ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही है. देयर आर हाई कोर्ट्स फॉर ईच स्टेट्स. और हर रियासत में, हर सूबे में खुद की एक हाई कोर्ट भी होती है. इन ईच स्टेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर आर सेशन कोर्ट्स. अगला मरहला ये है कि हर ज़िले में खुद की एक सेशन कोर्ट भी होती है. यहाँ आप तरतीब को समझने की कोशिश कीजिए. सबसे बुलंद मकाम पर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अगला नंबर हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट के बाद ज़िले लेवल पर सेशन कोर्ट्स होते हैं. द सेशन कोर्ट जज हैज़ अंडर हिज ज्यूरिडिक्शन आइदर द असिस्टेंट सेशन जज, द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अब यहाँ पर 3 शाखें बनती हैं. सेशन कोर्ट के जजेस के मातहत 3 जिम्मेदारान आते हैं और वो हैं, नंबर 1 असिस्टेंट सेशन जज, दूसरे द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और इसके अलावा है द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अब इन्हीं तीनों में से अगली 2 ब्रांचेस और निकलने वाली है. गौर कीजिए, द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज़ under the jurisdiction of metropolitan and the special metropolitan magistrate. यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के मातहत और 2 हिस्से आ रहे हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. आइए अब इसका ट्री डायग्राम किस तरह से हो सकता है इस पर गौर करते हैं. हमने हिंदुस्तान के अदली निज़ाम के बारे में जो पैराग्राफ पढ़ा
उस पर मबनी टी डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि ये कलर्स का इस्तेमाल जो मैंने इस डायग्राम में दिखाया हूँ, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए मैंने आपके इस स्लाइड में बनाया हूँ। आपको इम्तिहान में सिंपली पेन की मदद से लिखना है। डायग्राम आप पेंसिल या पेन दोनों की मदद से बना सकते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले हमने मेन हेडिंग लिखी इंडियन जुडिशरी, जिसमें सबसे अपेक्स कोर्ट है, सबसे ऊंचा दर्जा है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि पूरी यूनियन ऑफ इंडिया के लिए है। उसके नीचे हाई कोर्ट जो कि हर स्टेट में होती है। उसके नीचे सेशन कोर्ट जो हर ज़िले में होती है। और फिर इसके तीन मातहत हिस्से बताए गए। असिस्टेंट सेशन जज यहाँ पर होता है, दूसरा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यहाँ पर होते हैं, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पर होते हैं। और आखिरी हिस्सा था कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इनके मातहत फिर दो हिस्से आते हैं। वह है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का और दूसरा है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन की एक अच्छी बात यह भी होती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को 5 में से 5 मार्क्स मिलने के पूरे चांस होते हैं। बस आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि मालूमात टू द पॉइंट हो, सिलसिलेवार हो, उसमें तमाम नुकात कवर होनी चाहिए और किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ ना हो। क्योंकि यहाँ पर कोई सेंटेंस नहीं बनता, यानी ग्रामर का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बच्चों को पूरे मार्क्स मिलते हैं। आइए अब इस एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक वर्बल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ड्रॉ अप अ टेबल ऑफ कंपैरिजन टेबुलर फॉर्म बिटवीन मुंबई एंड पुणे दैट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। यानी जो दर्ज झैल मालूमात दी जा रही है, इसकी मदद से आपको एक टेबल इस तरह से बनाना है जिसमें मुंबई और पुणे शहर के बारे में कंपैरिजन किया जाएगा। टेबल में दी गई मालूमात को टेबुलर फॉर्म इसलिए कहा गया है। बोथ मुंबई एंड पुणे आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की दो अहम शहर हैं मुंबई और पुणे। वाइल मुंबई इज़ द कैपिटल सिटी, मुंबई जो कि कैपिटल है, राजधानी है हमारे महाराष्ट्र का, पुणे इज़ द कैपिटल इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़। इसके बरक्स जो पुणे शहर है वो हमारा सकाफती और तालीमी मरकज़ है, गहवारा है। Mumbai's population exceeds 1 crore, whereas Pune's population has only recently crossed 25 lakhs. मुंबई की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि पुणे की आबादी अभी अभी 25 लाख हुई है। यहाँ पर 25 लाख में जो लाख की स्पेलिंग है वो गलत छपी है, LAKH होना चाहिए था। इन पुणे मोस्टली मराठी इज़ स्पोकन, पुणे में ज़्यादातर मराठी बोली जाती है। मुंबई बीइंग अ कॉस्मोपॉलिटन रीजन, बिसाइड्स मराठी, हिंदी एंड गुजराती आर ऑल्सो वाइडली स्पोकन। मुंबई क्योंकि एक बैनुल अक़वामी मशहूर शहर है, यहाँ पर मराठी, हिंदी और गुजराती बोली जाती है। द क्लाइमेट इन मुंबई इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, मुंबई का जो आबो हवा है वो गर्म मरतूब है। पुणे टेंड्स टू बी कोल्ड, जबकि पूना थोड़ा ठंडा शहर है। मुंबई इज़ द सीट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ है। पुणे इज़ नोन फॉर इट्स एजुकेशन एंड कल्चर, जबकि पुणे तालीम और सकाफ़त के लिए मशहूर है। अब इस मालूमात को पढ़ने के बाद दो शहर मुंबई और पुणे का कंपैरिजन है, ये तो समझ में आ गया है। और यहाँ पे जिन अहम मुद्दों पे बात हो रही है, नंबर 1 उसकी राजधानी बताई जा रही है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर अहम है वो है पॉपुलेशन का, तीसरा यहाँ पर लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती है, चौथा यहाँ का क्लाइमेट है, और पांचवा इनकी स्पेशलिटी क्या है। तब आइए इसका टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन किस तरह से कंप्लीट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन की एग्जाम्पल है। इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं, टेबल में दी गई मालूमात। यहाँ पर भी सबसे पहले टाइटल दिया गया कंपैरिजन बिटवीन मुंबई एंड पुणे। बाज़ दफ़ा हो सकता है कंपैरिजन दो शख्स के दरमियान हो सकता है, कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान हो सकता है, ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल, सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, इस तरह के कंपैरिजन्स आते हैं। आप टेबल पे गौर करेंगे, पहला हिस्सा पॉइंट्स अहम नुकात का है, दूसरा मुंबई शहर की मालूमात है और तीसरे हिस्से में पुणे शहर की मालूमात है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पहला पॉइंट हमारा कैपिटल है, कैपिटल यानी राजधानी।
मुंबई हमारा कैपिटल सिटी है महाराष्ट्र का, लेकिन पुणे हमारा सकाफती कैपिटल है। दोनों की पॉपुलेशन यानी आबादी हमारा दूसरा पॉइंट है। लैंग्वेजेस, जो ज़बानें यहाँ बोली जाती है वो भी आपको टेबल में बताई जाएगी। चौथा पॉइंट हमारा क्लाइमेट का है, मुंबई का क्लाइमेट वर्सेस पुणे का क्लाइमेट। और आखिरी है हमारा स्पेशल फीचर, यानी मुंबई शहर और पुणे शहर की नुमायाँ खुसूसियत। यहाँ पर आकर आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। आपकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए अब मैं स्क्रीन पर कुछ और मिसालें आपके सामने रखूँगा। आप खुद भी अपने घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इस एग्जाम्पल में मैंने सीन को थोड़ा बदल दिया हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में एक नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन दी गई है। इसे पढ़ने और समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद अब हमें पैराग्राफ बनाना है, और इस मर्तबा कहा जा रहा है कि 2 पैराग्राफ बनाना है। आइए मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 6A में पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नॉन वर्बल टू वर्बल। सवाल इस तरह से है, यू हैव टू राइट 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स फॉर योर क्लास वॉल पेपर टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। आपको 2 पैराग्राफ्स लिख के दिखाना है, एक सिटी लाइफ के बारे में, दूसरा विलेज लाइफ के बारे में। आइए मैं आपको एक एक फीचर पढ़ के सुनाता हूँ। पहला है सराउंडिंग, यानी गांव और शहर का माहौल अतराफ किस तरह का होता है। सिटी में बताया जा रहा है फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स होते हैं। विलेज लाइफ क्लीन एंड ओपन फील्ड्स वाली होती है। दूसरा पॉइंट है हाउसेज यानी घर। सिटी के जो घर होते हैं वो बिग स्काई स्क्रैपर सीमेंट थैच्ड रूफ होते हैं, यानी कि मजबूत सीमेंट की बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें। जबकि विलेज लाइफ में स्मॉल मड वॉल्स होती हैं, छोटी छोटी मिट्टी की बनी हुई दीवारें। तीसरा पॉइंट ट्रैफिक का है। सिटी में काफ़ी थिक ट्रैफिक होता है और विलेज में थिन ट्रैफिक होता है, यानी कम होता है। एयर क्वालिटी की बात करते हैं। सिटी की जो एयर होती है वो पॉल्यूटेड होती है, आलूदा होती है, इम्प्योर खालिस नहीं होती, गैर खालिस होती है। विलेज में फ्रेश एंड हेल्दी एयर होती है, साफ़ सुथरी ताज़ा हवा। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल, लोग किस तरह के लोग होते हैं। एजुकेटेड एंड फ्यू इलिटरेट। ज़्यादातर शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़े लिखे ना हो। विलेज की बात करें तो इलिटरेट फ्यू एजुकेट, यहाँ पर उल्टा मामला है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, माफ़ कीजिए, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं होते और अनपढ़ लोगों की तादाद ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशन, कारोबार, पेशा। शहर के ज़्यादातर लोग सर्विस करते हैं, जबकि विलेज के लोग एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं। दोनों जगहों की लैंग्वेज स्टाइल पर गौर करते हैं। शहर की लैंग्वेज अर्बन होती है यानी शहरी होती है, पॉलिश्ड होती है यानी साफ़ सुथरी होती है, लेकिन गांव में रस्टिक एंड रूरल देहाती ज़बान का इस्तेमाल होता है। अब दी गई इन मालूमात को हमें 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। आइए मैं आपको अगली स्लाइड पर लेकर चलता हूं और इसका आंसर बताता हूं, जिसे आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि वर्बल से नॉन वर्बल बनाने के दरमियान बहुत अलग अलग किस्म के सवालात होते हैं, जैसे तरसीम, पाई चार्ट, टी डायग्राम। उसी में अगला हिस्सा है डूज़ एंड डोंट्स, यानी हाँ करने के काम और ना करने के काम। डूज़ यानी ऐसे काम जो हमें करने चाहिए, और डोंट्स यानी ऐसे काम जो हमें करने से मना किया जा रहा है। आइए इसका सवाल पढ़ते हैं। चूज़ लोकल हिस्टोरिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स एंड ड्रॉ अप अ चार्ट ऑफ डूज़ एंड डोंट्स इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दैम। सवाल बताता है कि किसी तारीख़ी मकाम या इमारत के बारे में कुछ ऐसी डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट तैयार कीजिए ताकि इनकी हिफाजत की जा सके। और वो पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, इन्हें किस तरह से हल करेंगे आइए हम देखते हैं। पहला है कीपिंग द प्लेस क्लीन, जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। नॉट स्पिटिंग ऑन द वॉल्स और स्क्रैचिंग ऑन देम, दीवारों पर थूकना नहीं चाहिए, उन पर स्क्रैच यानी खरोचना नहीं चाहिए। नॉट प्लकिंग फ्लावर्स और ड्राइंग ओवर द पेंटिंग्स, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, पेंटिंग्स पर किसी और तरह की ड्राइंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। नॉट टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स, तस्वीर लेना, फ़ोटो निकालना मना है। मूविंग अबाउट इन एन ऑर्डरली मैनर, तरतीब से बाहर निकलना है, बाहर जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है। मेकिंग वे फॉर अदर विजिटर्स, जो दूसरे सयाह आए हैं
उनके लिए रास्ता देना है, उनको जाने की जगह देना है। कैरिंग इनसाइड ओनली व्हाट इज़ अलाउड, सिर्फ वही चीज़ों को अंदर ले जाना है जिनकी इजाज़त दी गई है। और आखिरी है अवॉइडिंग स्मोकिंग और कंज्यूमिंग अल्कोहल, सिगरेट नोशी नहीं करना है, शराब नोशी से बचना है। तो ये तो हुए सवालात। अब इसके जवाब किस तरह से लिखते हैं, डूज़ एंड डोंट्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम इसी स्क्रीन पे जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें डूज़ के हिस्से में जाएगी और कौन सी चीज़ें डोंट्स में जाएगी। जैसे पहला, कीपिंग द प्लेस क्लीन, जाहिर सी बात है ये काम हमें करना है, ये डू में जाएगा। नॉट स्पिटिंग ऑन द वॉल्स, उसी तरह से नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, ये डोंट में जाएगा क्योंकि यहाँ पे मना किया जा रहा है। नॉट टेकिंग फोटोग्राफ्स, ये भी डोंट में जाएगा। लेकिन अगला देखिए, मूविंग अबाउट इन ऑर्डरली मैनर, ये डूज के हिस्से में जाएगा। मेकिंग वे फॉर अदर विजिटर्स, दूसरों को जगह देना है, ये भी डूज में जाएगा। कैरिंग इनसाइड ओनली व्हाट इज़ अलाउड, जिन चीज़ों की इजाज़त है सिर्फ वही लेकर जाना है, ये भी डूज में जाएगा। और आखिरी हिस्सा, अवॉइड स्मोकिंग और कंज्यूमिंग अल्कोहल, ये डोंट्स में जाएगा। ये तो हुई बात डूज एंड डोंट्स में बांटने की, पर इन्हें लिखा कैसे जाता है उसके बारे में जान लीजिए। पहला काम तो आपको ये करना है कि डूज के हिस्से में वर्ब की पहली शक्ल से जुमले की शुरुआत करेंगे, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना है। कीपिंग द प्लेस क्लीन बन जाएगा कीप द प्लेस क्लीन। नॉट स्पिटिंग ऑन द वॉल्स बनेगा डोंट स्पिट ऑन द वॉल्स, यानी नॉट को डोंट में कन्वर्ट कर दिया गया और स्पिटिंग स्पिट बन गया। यहाँ पर ग्रामर का ये उसूल जान लीजिए कि डोंट के बाद वर्ब की पहली शक्ल आती है, ना कि आईएनजी शक्ल। अब आइए आपकी स्क्रीन पर मैं पूरे जवाबात एक साथ रखता हूँ। आपकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए मैं एक सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ। जिस तरह से हमने पहले सवाल को हल किए थे, अब आप कोशिश कीजिए कि आप इस सवाल का जवाब खुद से हल कर सके। आप चाहे तो यहाँ पर मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ का आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए। पहले हम हेडिंग देंगे सिटी लाइफ और उसका पैराग्राफ। द सिटी इज़ क्राउडेड विथ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, शहर कारखानों और गाड़ियों से भरा होता है। हाउसेज आर क्लोज टू वन अनदर, घर एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। एंड द रोड्स आर वाइड, यहाँ पे वाइड लिखना रह गया था जो ऊपर लिखा है। यहाँ की सड़कें चौड़ी होती है, कुशादा होती है। इन सिटीज़ एवरीवेयर देर आर सीमेंट स्ट्रक्चर्स, शहर में हर जगह सीमेंट की इमारतें होती है। ट्रैफिक इज़ थिक इन सिटीज़ एंड नॉट सो इन विलेजेस, शहर में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, गांव में नहीं। द एयर इन सिटीज़ इज़ पॉल्यूटेड एंड इम्प्योर, यहाँ की जो हवा है वो आलूदा होती है। इन द सिटी पीपल आर जनरली लिटरेट, शहर के लोग आमतौर पर पढ़े लिखे होते हैं। मोस्ट पीपल इन सिटीज़ आर इन सम सर्विस और अदर, शहर के लोग ज़्यादातर किसी न किसी सर्विस यानी पेशे से जुड़े होते हैं। इन सिटीज़ द पीपल स्पीक एन अर्बन एंड पॉलिश्ड लैंग्वेज, शहर के लोग साफ़ सुथरी शहरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अब आइए बात करते हैं विलेज लाइफ की, इसका पैराग्राफ दूसरा होगा। द विलेज इज़ क्लीन एंड ओपन फील्ड्स स्प्रेड फॉर माइल्स राउंड, गांव साफ सुथरे होते हैं और यहाँ खेत मीलों मील तक फैले होते हैं। विलेजेस आर डॉटेड विथ हाउसेज मेड ऑफ मड वॉल्स एंड थैच्ड रूफ, गांव छोटे छोटे मिट्टी की दीवारों से बने हुए घरों से भरा होता है और इनकी छतें घास फूस की बनी होती है। द फ्रेश एयर ऑफ विलेज इज़ सो हेल्दी, गांव की हवा सेहत बख्श होती है, तरोताज़ा होती है। बट द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इज़ सो हाई, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी अनपढ़ लोगों की तादाद ज़्यादा होती है इन द विलेजेस। इन द विलेजेस नियरली ऑल द ऑक्यूपेशंस आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, गाँव के ज़्यादातर कारोबार खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं। इन विलेजेस द लैंग्वेज इज़ रस्टिक एंड रूरल, गाँव के लोग देहाती ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब आपके स्क्रीन पर मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स रखते हैं।
अब यहाँ से हम मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स देंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर यूजेस ऑफ द मोबाइल दिया जा रहा है। आप इस वेब डायग्राम को देखकर एक आंसर वर्बल में तैयार कीजिए। आपको इस पैराग्राफ में बताना है कि मोबाइल के इस्तेमालात क्या क्या होते हैं, जैसे म्यूज़िक डाउनलोड करना, कैलकुलेटर, कैमरा, इंटरनेट के लिए अलार्म क्लॉक लगाई जा सकती है। आप इसके ज़रिए कॉल हासिल कर सकते हैं, भेज सकते हैं, वॉइस मेल का फंक्शन, रेडियो, टॉर्च यानी फ्लैश लाइट और एसएमएस, ये चीज़ें हैं। अब इस वर्बल इन्फॉर्मेशन को पढ़िए। यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटका का कंपैरिजन किया जा रहा है। नीचे आपको ऑलरेडी एक टेबल दिया गया है जिसमें की पॉइंट्स या क्लूज़ दिए गए हैं। इनको पढ़ने के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका का एरिया, यहाँ की राजधानी, यहाँ की लैंग्वेज, नदियाँ, क्रॉप्स यानी फसलें और अहम शहरों के बारे में मालूमात को टेबल में कंप्लीट करना है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख लीजिए। अब इस वर्बल इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको एक ट्री डायग्राम तैयार करना है। यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी किस्में, इस पर बात की जा रही है। नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन से वर्बल पैराग्राफ बनाने के लिए ये एक अच्छी एग्जांपल है। यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर पर डिस्कशन किया जा रहा है। आपको यहाँ पर कंप्यूटर के फ़ायदे और उसके नुकसानात बताए जा रहे हैं, जिस पर मबनी आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। दिया गया टेबल की मालूमात हम नॉन वर्बल कहेंगे और इसका पैराग्राफ बनाकर हमसे वर्बल में कन्वर्ट करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों, साथियों और स्टूडेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सीखते रहिए।